आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 2 का हम लोग हल देखने वाले हैं। इसके पूर्व के वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डाला गया है, जिसे आप देख करके उन सभी का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, हमको निकालना है कि ए और बी का कौन सा मान लिया जाए कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, जो दिया गया समीकरण है उसके दायां पक्ष को हम बराबर 0 कर देते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन है तो a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, इसको हम इधर लेकर के आते हैं इस टर्म को बराबर की इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर क्या 0, ये सेकेंड हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट समीकरण दिया हुआ, सेकेंड समीकरण दिया हुआ है, तो इसके a1 a2 b1 b2 इन सभी को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ a1, तो a1 पहला समीकरण का a1 किसको कहते हैं? x का गुणांक। तो x का गुणा किससे? 2 से, तो a1 2 है। उसी प्रकार b1 का बात करेंगे तो y के गुणांक को b1 कहते हैं, तो 3 है। और c1 कितना है? तो c1 जो है -7 के बराबर है। अब a2 आते हैं, यानी दूसरा समीकरण, तो a2 में x का गुणांक, तो x का गुणा किससे है? तो a माइनस बी से है। b2 यदि निकालना है तो b2 क्या है? a प्लस बी है। c2 का बात करेंगे तो c2 क्या है? -3a प्लस बी माइनस 2, ये आपका c2 हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि जो समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कब? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बाई c2। तो उस बात को हम लोग नोट डाउन करते हैं। समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, जब कब होता है? जब a1 बटा a2 यह बराबर होगा किसके? b1 बटा b2 के, और यह बराबर होगा c1 बटा c2 के, यानी सभी आपस में यदि बराबर आ जाए तो ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। a1 समीकरण में कितना है? 2 है। a2 कितना है? तो a माइनस बी, यह बराबर होगा किसके? 3 बटा b2 कितना है? a प्लस बी। c1 कितना है? -7। c2 कितना है? -3a प्लस बी माइनस 2। दोनों तरफ माइनस है, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं इसको। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं यदि इस दोनों का कंपेयर करते हैं, इसका और इसका कंपेयर करते हैं यदि, तो यहाँ से कंपेयर यदि इस दोनों का रिलेशन लेते हैं तो यहाँ से तिरछा तिरछी यदि गुना करेंगे, 2 का गुना a प्लस बी से होगा, यह बराबर होगा किसके? तो 3 का गुना किससे होगा? a माइनस बी से। तो 2a प्लस 2b यह बराबर होगा 3a माइनस 3b। ठीक है, a को एक तरफ, b को एक तरफ, सभी को एक तरफ हम भेजते हैं। तो 2a को यदि 3a के तरफ भेजेंगे, 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा। इस 2b को यदि b के तरफ भेजेंगे तो -5b बराबर क्या? 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद यदि हम लोग इस टर्म का कंपेयर करते हैं, इस दोनों का यदि हम तुलना करते हैं, तो यहाँ समीकरण लिखते हैं 3/a प्लस बी जो है बराबर है किसके? 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। तिरछा तिरछी गुना होगा, 3 में 3 का गुना होगा 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b के बराबर होगा। a को एक तरफ, 9 में से 7 जाएगा तो 2a, b को इधर लेकर के आएंगे, 3 में से 7 जाएगा तो -4b बराबर कितना? 6। ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। अब हम इस दोनों समीकरण को क्या करते हैं,
विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो फर्स्ट समीकरण में a का गुणांक 1 है, सेकेंड में 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं और माइनस सेकेंड करने पे, तो पहला समीकरण को 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना होगा तो 2a माइनस 10b बराबर 0, और सेकेंड तो 2a माइनस 4b बराबर 6। साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 10 में से 4 चला जाएगा तो माइनस 6b बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल होगा तो b का मान कितना निकल के चलाएगा, 1 चलाएगा। अब b का मान हम लोग फर्स्ट में यदि पुट कर दें, b का मान फर्स्ट में रखने पर, b का मान यदि फर्स्ट में रखते हैं तो a माइनस 5b बराबर 0 है, तो a b के जगह पे कितना रखेंगे, 1 बराबर 0, तो a बराबर कितना, माइनस 5 इधर आएगा 5। तो इस प्रकार हमको a और b का मान निकल के चलाया, अतः a बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और b बराबर क्या होगा, 1 होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत हो आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके पुनः उसे देख करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, उसी प्रकार का है। कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला जो समीकरण दिया गया है उसको हम बराबर 0 कर देते हैं, तो -1 बराबर 0 ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा समीकरण बराबर 0 ये सेकेंड समीकरण होगा। तो हम लोग यहाँ नोट डाउन करते हैं, यहाँ a1 किसको कहेंगे तो a1 3 हो जाएगा, b1 क्या है तो 1 है, और c1 कितना है तो -1 है। a2 का बात करेंगे तो कहेंगे 2k - 1 है, b2 का बात करेंगे तो k - 1 है, और c2 का यदि बात करेंगे तो -2k + 1 है। तब कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा जब, कब समीकरण का कोई हल नहीं होता है, जब a1 बटा a2 बराबर आपको मिले किसके, b1 बटा b2 के, और यह बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तब ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो समीकरण का a1 तो a1 लिखे हुए 3 है, a2 कितना है तो 2k - 1 बराबर b1 कितना है 1 है, b2 क्या है k - 1, और ये बराबर नहीं होगा किसके, -1/- 2k + 1। तो हमको निकालना है k का वैल्यू। तो यदि इन दोनों समीकरण का हम तुलना करते हैं, ठीक है, तो समीकरण का तुलना करेंगे तो 3 में इस k का गुना करेंगे तो 3k, फिर 3 में 1 का गुना करेंगे -3, उसी प्रकार 2k - 1, k को एक तरफ करते हैं तो 3k, 2k इधर आएगा तो -2k बराबर -1 -3 उस तरफ जाएगा तो +3, 3 में से 2k चला जाएगा तो 1k बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो यहाँ से k का मान आसानी से निकल गया। k का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं उसे भी हम लोग को नोट डाउन करना है, बताना है कि कौन सी विधि आसान है। तो सबसे पहले दिया गया जो समीकरण है, ठीक है, 8x + 5y बराबर 9, ये फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, और दूसरा है 3x + 2y बराबर 4, ये सेकेंड मान लेते हैं। तो यदि हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि को प्रयोग करने में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण के चर को दूसरे चर में हम लोग बदलते हैं। तो मान लेते हैं, चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से क्या है तो 8x, तो 8x को
यदि हम x को हम y में बदलना चाहें तो ये 5y जो है 9 की तरफ जाएगा तो 9 माइनस 5y आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे 9 माइनस 5y बटा 8 हो जाएगा। ये समीकरण, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि फर्स्ट से हम लोग x का मान निकालें तो इस x के मान को हम लोग सेकेंड समीकरण में पुट करेंगे। यहाँ लिखते हैं तो x का मान सेकेंड में रखने पर, तो सेकेंड समीकरण क्या है 3x, x के जगह पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y बटा में 8 प्लस 2y बराबर कितना 4। 9 में 3 का गुना करेंगे 9 3 27 माइनस 15y बटा में 8 प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 4 होगा। अभी एलसीएम यदि निकालेंगे तो कहेंगे 8 होगा, तो 27 माइनस 15y गुना करेंगे इधर 8 दूनी 16y बराबर 4। 27 16 में से 15 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा 8 में 4 का गुना करेंगे 32, तो y का मान निकालेंगे 32 प्लस 27 इधर आएगा माइनस 27, 32 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 चलाएगा। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण थर्ड में पुट कर देते हैं। यहाँ से लिखते हैं y का मान थर्ड में रखने पर, y के मान को हम लोग समीकरण थर्ड में रखते हैं। तो y के मान क्या है, तो x जो है बराबर है 9 माइनस 5y, y के जगह पे कितना पुट करेंगे 5 और बटा में कितना है 8 है। ठीक है, तो यहाँ यदि सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 5 25 बटा 8, तो 9 में से 25 जाएगा तो माइनस 16 बटा 8 कैंसिल करेंगे तो माइनस 2। तो यहाँ हमको x और y दोनों का मान निकल गया, अतः हम लोग कह सकते हैं कि x का जो मान है -2 के बराबर प्राप्त हुआ और y का जो मान है 5 के बराबर प्राप्त हुआ। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये प्रतिस्थापन विधि था। यहाँ पे हल्का सा लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से स्टार्टिंग में कौन सी विधि से हल कर रहे हैं उसको दर्शा सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग चले हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार हल जो हम लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन का। अब कह रहा है कि वज्रगुणन विधि से भी इसका हल करना है, तो वज्रगुणन विधि से हम लोग इस क्वेश्चन का हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से। तो वज्रगुणन विधि से हल करने में हम लोग को क्या कौन सी बात को ध्यान में रखना है कि जो दिए गए समीकरण है कि दिए गए समीकरण के दाएं पक्ष को 0 के बराबर कर देना है। यानी 8x प्लस 5y, इस 9 को इधर लेकर के आएंगे -9 बराबर 0। उसी प्रकार सेकेंड समीकरण है 3x प्लस 2y, 4 को इस तरफ लेकर के आएंगे -4 बराबर 0। ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से सबको नोट डाउन कर लेंगे। a1 कितना है तो 8 है, b1 कितना है 5 है और c1 कितना है तो -9 है। उसी प्रकार a2 का बात करेंगे, a2 कितना है 3 है, b2 कितना है तो b2 2 है और c2 कितना है तो ये -4 है। ठीक है, सभी को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद वज्रगुणन का हम लोग सूत्र यूज करेंगे, वज्रगुणन सूत्र से। तो वज्रगुणन सूत्र क्या कहता है कि x ये y होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। एक ट्रिक बताए हुए, बस का अब, तो बस का अब ये सभी आपस में बराबर होगा। ठीक है ना, बस का अब गिनती गिनना है हमको 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस प्रकार से हम लोग वज्रगुणन का सूत्र तैयार कर लेंगे। अब इसमें वैल्यू खाली पुट करना है हमको। x अपॉन b1 कितना है तो b1 5 है, c2 कितना है तो c2 -4 है, माइनस b2 कितना है तो b2 2 है, c1 कितना है तो c1 -9 है। सभी का वैल्यू पुट कर दें, इसीलिए हम लोग अलग से है जो a1 b1 c1 सब नोट डाउन कर लिए ताकि वैल्यू पुट करने में हमको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। y अपॉन c1 कितना है तो c1 -9 है, a2 कितना है तो a2 3 है, माइनस c2 क्वेश्चन में -4 दिया हुआ है और a1 कितना है 8 है। यह बराबर होगा 1 अपॉन a1 8 है, b2 कितना है तो b2 2 है, माइनस a2 कितना है 3 है और b1 कितना है 5 है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 5 में 4 का गुना करेंगे, -4 का गुना करेंगे -20, इसमें माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18। उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे 9 तिया 27 -27 माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32, 1 अपॉन 8 दूनी 16 -15, x अपॉन 20 में से 18 जाएगा -2 आ जाएगा, ये 27 और ये प्लस 32, 32 में से 27 जाएगा 5 हो जाएगा, 16 में से 15 जाएगा 1 आ जाएगा। अब एक करके हम लोग तुलना करेंगे, यानी यदि हम लोग इसका तुलना है जो x से करते हैं तो x बटा -2 का तुलना 1/1 से करेंगे तो x का मान कितना यहाँ चलाएगा -2 चलाएगा। अब y का तुलना यदि हम लोग इस 1 से करेंगे तो y का मान कितना चलाएगा 5 चलाएगा। नीचे में नोट डाउन कर देंगे, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब साथ ही साथ यहाँ पे हमको यह भी दर्शाना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बज्र गुणन विधि इस प्रश्न के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी बज्र गुणन विधि से यदि इस प्रश्न का हल करते हैं तो आसानी से जो इसका आंसर प्राप्त हो जाता है, तो बज्र गुणन विधि इस प्रश्न के लिए अधिक उपयुक्त है। यदि आपको लगता है कि प्रतिस्थापन विधि बढ़िया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि इस प्रश्न के लिए अधिक उपयुक्त है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी बीजगणित, तो बीजगणित से 3 विधि से हम लोग सीखे हैं कि बीजगणितीय विधि से हल करने का 3 तरीका है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और एक बज्र गुणन विधि है। तो इसमें जो आपको आसान लगता है उस विधि से हम लोग इसका हल ज्ञात कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला जो दिया गया प्रश्न है उसको हम लोग समीकरण में बदलेंगे, तो हल करते हैं हम लोग। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं। माना नियत व्यय बराबर 100 रुपया, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए जो विद्यार्थी है 20 दिन भोजन करता है, तो सबसे पहले तो नियत व्यय जो है उसको नोट डाउन करेगा। वो 100 रुपया नियत किराया, नियत जो खर्च है वो ले लेगा। शेष इस पर निर्भर करता है छात्र ने कितने दिन भोजन किया, ठीक है। तो कितना दिन भोजन करता है, तो 20 दिन भोजन करता है, तो 1 दिन का y रुपया है, तो 20 दिन का तो 20y बराबर कितना आ जाएगा, तो बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 रुपया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि बी जो है, यहाँ पर दिया हुआ है कि बी जो है 26 दिन यदि भोजन करता है तो छात्रावास के लिए 1180 रुपया देना पड़ता है। यानी पहले 100 रुपया नियत जो व्यय है खर्च है उसको ले लेगा। 1 दिन का y रुपया, 26 दिन में भोजन करता है तो 26y बराबर कितना 1180, ये सेकेंड हो जाएगा। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ यदि हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट में x और सेकेंड में x जो है उसका गुणांक सेम है। तो सिंपल तरीका यहाँ पे है कि फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे फर्स्ट में से सेकेंड घटा देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है x प्लस 20y बराबर कितना है 1000 है, और सेकेंड समीकरण x प्लस 26y बराबर 1180। यदि इसको हम घटाते हैं तो घटाने के क्रम में क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा,
सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 26 में से 20 जाएगा -6y, ये घट करके -180 चला आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y का मान निकालेंगे तो 180/6 यानी कितना 30 रुपया। तो यहाँ से निकल गया कि प्रतिदिन का जो व्यय है भोजन पे वो 30 रुपया लगता है। साथ ही नियत व्यय भी निकालना है, तो इस y के मान को हम लोग फर्स्ट या सेकेंड किसी में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं y का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण है x + 20y बराबर कितना है 1000 है। तो x + 20, y का मान कितना निकालें 30 निकालें, यह बराबर किसके है 1000 का। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1000 माइनस इस तरफ जाएगा 600, 1000 में से 600 जाएगा यानी 400 रुपया। तो x का भी मान यहाँ से हमको निकल गया, y का भी मान निकल गया। इस प्रकार नीचे नोट डाउन कर देंगे कि नियत व्यय लिख देंगे, नियत व्यय जो है वो कितना है तो 400 रुपया। उसके बाद दूसरा कह रहा है प्रतिदिन भोजन का व्यय या भोजन का मूल्य, वो कितना रुपया ले रहा है तो 30 रुपया ले रहा है, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग विलोपन विधि से बनाए हैं, आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि या बीजगुणन विधि, इन दोनों से भी हम लोग इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका हल करते हैं। तो भिन्न में क्या होता है अंश हर होता है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x, हर मान लेते हैं क्या y। तो भिन्न क्या होगा अंश बटा हर यानी x/y। हम लोग चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश ऊपर वाला है उसमें 1 घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे 3x - 3 बराबर y को एक तरफ करेंगे, अंक को एक तरफ भेजते हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मेरा मिल जाता है 3x - y बराबर 3। उसके बाद अगला पुनः प्रश्न से, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं। तो अंश ज्यों का त्यों रहता है, हर में जैसे ही 8 जोड़ते हैं तो वह 1/4 के बराबर हो जाता है। वो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4x बराबर y + 8, y को यदि x की तरफ भेजते हैं तो 4x - y बराबर 8, ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट समीकरण का y और सेकेंड समीकरण का y दोनों सेम है, दोनों y का गुणांक क्या है सेम है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को घटा देंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे। तो फर्स्ट समीकरण आपका है 3x - y बराबर 3 है, और सेकेंड समीकरण है 4x - y बराबर 8। यदि इसको घटाते हैं हम लोग तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा तो -x बराबर 8 में से 3 जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब इस x के मान को फर्स्ट में पुट कर देंगे, x का मान फर्स्ट में रखने पे (3x - y बराबर 3x के जगह पे 5 रखेंगे, -y बराबर 3, 5 या 15, 3 को इधर भेजेंगे तो ये y के बराबर आ जाएगा। तो y बराबर 15 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 12 चलाएगा। तो इस प्रकार हम लोग को अंश प्राप्त हो गया, सॉरी भिन्न प्राप्त हो जाएगा। भिन्न बराबर क्या जानते हैं तो x/y, x क्या है अंश है, तो x का मान 5 निकाले और इसका मान 12 निकाले, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए।
जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा शुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? इसका हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यश जो है प्रश्न का सही और गलत उत्तर पे उसको अंक मिलता है। सही पे उसको अंक मिलता है और गलत उत्तर पे उसे अंक काट लिए जाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना यश द्वारा सही किए गए प्रश्न x है तथा गलत किए गए प्रश्न कितने मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ठीक है, कि सही उत्तर x किया और गलत उत्तर क्या किया? y किया। तो यदि पूछ दे कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे तो कुल प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा? कुल प्रश्न कितना हो जाएगा? तो जितना सही किया जितना गलत किया दोनों का योगफल ही कुल प्रश्न की संख्या होगी वहां पे। मान लेते हैं कि एग्जाम में कोई लड़का है जो 5 क्वेश्चन सही करता है और 4 क्वेश्चन यदि गलत कर दे तो कुल कितने प्रश्न थे? तो प्रश्न की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 सही किया 4 गलत हो गया, तो 5 और 9 क्वेश्चन थे टोटल, उसमें 5 सही हुआ 4 गलत हुआ। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि उसके द्वारा सही उत्तर किया जाता है x प्रश्न और गलत y। तो कुल प्रश्न की संख्या यदि पूछा जाएगा तो दोनों का क्या आ जाएगा? योगफल हो जाएगा। अब प्रश्न से चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, सही पे 3 अंक, और कितना सही किया गया क्वेश्चन? तो x, तो इसी स्थिति में उसे 3x मिल जाता और 1 अंक गलत होने पे काट लिया जाता है। गलत प्रश्न y है, 1 अंक कट जाएगा तो 1 में y का गुना करेंगे तो -y, क्योंकि कट रहा है घट रहा है, ठीक है ना। कटने का मतलब हो गया कि घटेगा, अंक घट रहा है तो माइनस करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इसका 40 अंक आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि सही उत्तर पर यदि उसे 4 अंक मिलते, सही उत्तर पे कितना? 4 अंक, तो प्रश्न की संख्या x सही करता है तो 4x हो जाता, और गलत पे 2 अंक, y प्रश्न है, 2 गलत होगा 2y, माइनस होता चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसे 50 अंक आते। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब दोनों इक्वेशन को हमको हल करना है इसी को। तो यदि हम इसे विलोपन विधि से बनाते हैं तो विलोपन विधि में क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट इक्वेशन में y का गुणांक 1 है, सेकेंड में 2 है। तो हम लोग करते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस सेकेंड करने पे, माइनस करने से साइन भी चेंज हो जाएगा, आसानी से कैंसिल आ जाएगा। तो फर्स्ट में सेकेंड का गुना करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर 80। सेकेंड तो 4x माइनस 2y बराबर कितना है? 50 है। अब हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस करने से साइन चेंज होगा, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2x जो है 80 में से 50 जाएगा 30 के बराबर होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 15 चलाएगा। अब इस x के मान को फर्स्ट या सेकेंड किसी में पुट कर देंगे, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग x का मान फर्स्ट में रखने पर तो x का मान फर्स्ट इक्वेशन क्या है? तो 3x, तो 3 गुना 15 माइनस y बराबर 40, 15 तिया 45, 40 इधर आएगा बराबर y, तो y का जो मान निकल के आएगा 45 में से 40 जाएगा 5। तो पूछ रहा है टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्न x प्लस y होगा। x कितना आया? 15 और y कितना आया? 5, तो 15 5 20 प्रश्न थे। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं कि यहाँ पर A है और इस पॉइंट पे B है। इसके बीच की दूरी कितना है क्वेश्चन में के अनुसार? तो इसके बीच की दूरी क्वेश्चन के अनुसार है 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक कार इधर से जाता है
और दूसरा कार जो है इस तरफ से, ये चलती है। एक कार इस तरफ से जाती है, दूसरा कार इस तरफ से आती है, बी की तरफ से एक ही समय पे चलना शुरू करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चलने का मतलब ए यदि यहाँ है तो यहाँ से इस तरफ चल रहा है, तो बी भी इसी दिशा में चलेगा, तो इसी स्थिति में इसके मिलने का समय होगा 5 घंटा। 5 घंटा में क्या होगा, ये मिल जाएगा। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कार की चाल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन इससे प्राप्त होगा ऊपर वाला से, ये नीचे वाला से इक्वेशन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधूरा क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे ये कुछ छूटा हुआ है इसमें। इस प्रश्न को बाद में देखते हैं। इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, कुछ छूटा हुआ है, तभी इसका एक इक्वेशन बन रहा है, दूसरा नहीं बन पाएगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहा कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो आयत दिया हुआ है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई पे निर्भर होता है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई का बात करेंगे यदि, तो चौड़ाई जो होगा y इकाई के बराबर हो। ठीक है, अब प्रश्न से, तो प्रश्न कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम जाता है। कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं तो -5, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो पहले y था अब 3 इकाई बढ़ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 9 इकाई कम जाता है। तो बैलेंस करने के लिए हमको 9 इसमें जोड़ देंगे, बराबर होगा किससे कम होगा, तो पहले वाला। तो पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो x में y का गुना होगा तो xy, x में 3 का गुना होगा 3x, -5y -15 प्लस 9 बराबर xy। xy दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा, 3x -5y, 15 में से 9 जाएगा -6, बराबर के इधर जाएगा 6 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। आगे उसके बाद बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई को कितना, तो 3 इकाई बढ़ा दें। तो पहले लंबाई x था, 3 इकाई बढ़ जाएगा। चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, पहले y था अब 2 इकाई बढ़ा देते, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यह जो क्षेत्रफल है ज़्यादा हो जाता है, तो बैलेंस करने के लिए 67 हम घटा देंगे। किससे बढ़ता है, तो पहले वाले क्षेत्रफल से बढ़ता है। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 -67 बराबर xy। दोनों तरफ xy है तो xy से xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस 3y, 67 में 6 जाएगा -61 बराबर के इधर जाएगा तो 61 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको हमको हल करना है। तो यहाँ y का गुणांक देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 5 है, सेकेंड में क्या है 3 है। तो हम यदि फर्स्ट में 3 से गुना कर दे, सेकेंड में 5 से गुना कर दे, तो दोनों बराबर आ जाएगा। तो यही करते हैं हम लोग, फर्स्ट इंटू 3 माइनस सेकेंड इंटू 5 करने पे। तो फर्स्ट में 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9x -15y बराबर 18। सेकेंड में 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10x प्लस 15y बराबर 61 में 5 का गुना करेंगे, 5 6 5 30। साइन चेंज होगा तो ये माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। ये सॉरी प्लस माइनस पहले से था, साइन चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग सीधे क्या चलेंगे, दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे तो ये आसानी से कट जाएगा आपका। यहाँ पे 10 9 19x हो जाएगा। यहाँ पे ये जुटेगा तो 18 5 23 323। x का मान निकालना रहेगा तो 19 को इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, 19 से भाग लगाएंगे तो एक बार में 14 143।
तो 19 से यदि हम भाग लगाएंगे 323 में, तो एक बार में 19, 12 में से 9 हो जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 19 सत्ते 33 से, यानी ये 17 बार में पूरा पूरी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो x का मान कितना निकल के चला है, 17। अब x के मान को हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यहाँ पे x का मान फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 6। 3x के जगह पे कितना हम लोग पुट करेंगे, तो x का मान कितना निकालें, 17 माइनस 5y बराबर 6। 17 या एक कामन, 6 इधर लेकर के आएंगे, 5y को उस तरफ भेजेंगे, कामन में से 6 जाएगा 45 बराबर 5y, 5 से कैंसिल करेंगे 9 बार में, तो y का मान कितना चलाया, 9 चलाया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आयत की विमाएँ ज्ञात करें, अर्थात आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और x बराबर कितना आया, 17। चौड़ाई को क्या माने थे, 9 माने थे, तो 9 इकाई आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का है जो सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप घर पर प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना बेहतर समझ में आएगा।